वो अपने हाथों में लगी मेहंदी को देखकर शर्मा गई थी। हया की लाली उसके गालों पर फैल गई। अरे अभी तो सिर्फ नाम लिखा है तुम दोनों का एक साथ, और तुम्हारा चेहरा सुर्ख पड़ने लगा। जब कल उसके संग रुखसत होकर जाओगी और उसे अपने करीब महसूस करोगी तब कैसी हालत होगी तुम्हारी। नरमीन ने उसे छेड़ा तो वो मजीद सुर्ख पड़ गई। नरमीन को अपनी मासूम सी दोस्त पर बड़ा प्यार आया और इसने दिल से ये दुआ की थी कि उसके अच्छे नसीब की, अपने हमसफर के साथ खूबसूरत जिंदगी गुजारने की, क्योंकि वो ये सब डिजर्व करती थी। नरमीन ज़ारा के बचपन की दोस्त थी और वो एक साथ स्कूल, कॉलेज और फिर यूनिवर्सिटी में पढ़ी थी। और वो बहुत अच्छी तरह जानती थी कि ज़ारा का दिल किसी शफाफ कोड़े कागज की तरह है, बिल्कुल पाक साफ। आज तक उसके दिल पर किसी नामहरम की मोहब्बत ने दस्तक नहीं दी थी, और ना ही ज़ारा ने किसी भी दस्तक को खुद तक पहुंचने दिया। वो सिर्फ अपनी जिंदगी में जायज तरीके से शामिल होने वाले अपने हमसफर के ख्वाब ही अपनी आंखों में बुने थे, और बलाखिर वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने वाला था। आज ज़ारा की मेहंदी की रात थी और उस पर बहुत रूप आया था। जर्द रंग के लहंगे में उसका हुस्न एक शफाफ आईने की तरह चमक रहा था। नरमीन बार बार उसकी बलाएं ले रही थी, उसके साथ बैठी दूसरी सहेलियों से छेड़ रही थी। जब नरमीन ने ज़ारा के हाथ पर मेहंदी लगाई और दरमियान एक छोटा सा दिल बना के उसमें ZK लिखा तो ज़ारा की हालत गैर होने लगी। उसके होने वाले शौहर का नाम कैसर शाह था। ज़ारा ने बस उसकी तस्वीर देखी थी, उसे सामने से देखना कैसा होगा ये सोचकर ही बेचैन होने लगी थी। और इसी बात पर उसकी सहेलियां, खासतौर पर नरमीन, उसे छेड़ती थी। नरमीन ने आज उसे मेहंदी लगाई थी और ढोलक पर वो सब सखियां उसके लिए टप्पे और गाने गा रही थी, और ज़ारा का शर्म और हया के मारे बुरा हाल था। वो एक पढ़ी लिखी और मॉडर्न जमाने की लड़की लगती ही नहीं थी। उसे जमाने का कुछ भी नहीं पता था, और ना आज के दौर में इतना बाकिरदार और पाक पास कौन होता है। वो भला की हसीन और खूबसूरत लड़की थी। बहुत सारे लड़कों ने उसे अप्रोच करने की कोशिश की। उसके क्लास फेलोज उसकी जरा तवज्जो पाने के लिए हमकते थे, मगर आज तक वो किसी की तरफ मैली निगाह से नहीं देखा था उसने। और अपनी जिंदगी में शामिल होने वाले शख्स को अपने दिल की मुसन्नत पर बिठाना चाहती थी। और जब उसका रिश्ता तय हो गया, जो कि आउट ऑफ फैमिली था, वो पहली ही नजर में उसे पसंद करने लगी। ज़ारा के मॉम डैड भी ये रिश्ता बहुत ज्यादा मुनासिब लगा था, क्योंकि वो मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखते थे, और रिश्ता बहुत ही ऊंचे खानदान से आया था, जो बड़े जहागीरदार थे। हजारों एकड़ जमीनों के मालिक वलायत शाह के दो ही बेटे थे, कैसर शाह और मतीन शाह। गांव के शाह कबीले से ताल्लुक रखते थे, बहुत बाइज्जत और ऊंची पग वाले। ज़ारा अपने माँ बाप के साथ शहर में रहती थी, मगर उसकी कुछ रिश्तेदार उसी गांव में रहते थे। और एक दफा जब ज़ारा उनकी शादी पर गई अपने माँ बाप के साथ, तो वो लोग भी इनवाइटेड थे। न जाने कैसे कैसर शाह की नजर ज़ारा पर पड़ी और फिर हटना भूल गई। कैसर शाह वलायत शाह का बड़ा बेटा था, और ये शादी उसकी दोस्त की बहन की थी, जो कि ज़ारा की कजन की भी थी। ज़ारा ने तो कैसर शाह को नहीं देखा था, बस उसकी अम्मा साई मसरत बेगम जिली थी, जो कि बहुत अच्छी खतून थी और मासूम सी। ज़ारा उनके दिल को बहुत भाई थी। ज़ारा भी उम्र के 24 साल में थी। उस पर जवानी जोबन पर थी, और थोड़ा मेकअप करने से तो और भी हसीन लग रही थी। उसने अपने कजन मेहरबानों की शादी पर गरारा पहना था। मेहरबानों उसकी दोस्त भी थी, इसलिए उस शादी को लेकर काफी एक्साइटेड थी, मगर नहीं जानती थी यहाँ उसका अपना नसीब ही जुड़ने वाला है, और फिर वो कैसर शाह की नजरों में समाने वाली है। जब वो शादी अटेंड करके वापस शहर गई, तो अगले ही हफ्ते मसरत बेगम मिठाइयों के टोकरे ले उसका रिश्ता मांगने आ गई। अपने साथ वो मेहरबानों और उसकी माँ नगद को भी लाई कि इनकार की कोई गुंजाइश ही न रहे। और यूं ज़ारा कैसर शाह के नाम के साथ मंसूब हो गई। और आज उनकी मेहंदी की रात थी, मिलन की रात। बस एक दिन की दूरी पर थी। शाहवेली में हर तरफ रोशनियों और रंगों का सैलाब था। शहनाइयां बज रही थी। कैसर शाह ने जब से ज़ारा को देखा था, वो एक पल के लिए भी उसे भूल ना पाया था, और बलाखिर उसे अपने नाम करवा कर ही दम लिया था। शाहवेली को सफेद और पीले फूलों से सजाया गया था। मेहंदी का फंक्शन चल रहा था, और कैसर शाह बड़ी शान से अपने दोस्तों और फैमिली की महफिल में बैठा था। चेहरे पर मुस्कुराहट थी। बार बार ज़ारा का सिरापा उसकी आंखों में लहरा दे लगता, उस पर जुनून सा तारी होने लगता। उसने पहली बार ज़ारा को देखा था तो उसे ऐसा लगा जैसे उसकी माजी की मोहब्बत शर्मीन उसके सामने खड़ी हो। वो कुछ लम्हे तो यकीन न कर सका, इतनी मुशाबत भला कैसे हो सकती थी दोनों में। और तब उसने फैसला किया कि इसे आईनी जिंदगी में शामिल करने के दम लेगा। और आज उसके चेहरे पर सरशारी की लहर दौड़ रही थी, क्योंकि इस बार वो ठुकराया नहीं गया था। अम्मा साई, क्या आपको नहीं लगता कि भाई की शादी करने से ज्यादा अहम उनका इलाज करवाना था? वो काफी जुनूनी किस्म के इंसान है। ये ना हो ज़ारा के साथ भी वो करें जो शर्मीन के साथ किया। अरे आज के दिन तो कुछ अच्छा बोल लो, क्या हो गया मतीन? शुक्र करो शादी के लिए मान गया और उसे कोई पसंद आ गई, वरना मुझे तो लगता था कि वो कभी शादी ही नहीं करेगा, बस उसी औरत को गम पाल कर जीता रहेगा। मसरत बेगम की आंखें एकदम से नम हो गई। और तुम ये क्या ओवल फोल बक रहे हो?
کیا میرا بیٹا پاگل ہے؟ کیوں میں اس کا علاج کراؤں؟ خبردار جو آئندہ یہ بات زبان پر لائے۔ تو مسرت بیگم نے متین کو جار پلائی تو وہ خاموش ہو گیا۔ اور ویسے بھی جب بیوی آ جائے گی تو کیسر شاہ کے رویے میں تبدیلی آ جائے گی۔ اس کی رگوں میں ولایت شاہ کا خون دوڑتا ہے، اور اس عمر میں لڑکے ایسے ہی ہوتے ہیں، ان کے جسموں میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ تمہاری بات الگ ہے، تم اپنے ننیال والوں پر گئے ہو، مگر کیسر شاہ میں اپنے دلیال کا رنگ زیادہ ہے، اس لیے وہ ایسا ہے اور اس کے خاندان کا بڑا بیٹا ہے، اور سب اس کی داغ بیٹھی رہنی چاہیے۔ تم اسے پاگل کہہ رہے ہو؟ جاؤ جا کر انتظامات دیکھو کھانے کے۔ مسرت بیگم پھر سے اسے ڈانٹتی وہاں سے چلی گئی، اور متین لب بھیج کر رہ گیا۔ اسے تو خود اپنے بڑے بھائی کے غصے اور جنون سے خوف آتا تھا، نہ جانے وہ نازک لڑکی کیسی سہے گی۔ مہندی کا فنکشن رات 2:30 بجے تک جاری رہا تھا، اور اس کا نیند سے برا حال تھا۔ اوپر سے بیٹھ کر وہ تھک گئی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں سنگار کے سامنے کھڑی جیولری اتار رہی تھی، لبوں پر شریر سے مسکراہٹ تھی۔ کل اسے یہ کمرہ یہ گھر چھوڑ کر چلے جانا تھا، اور پھر واپس یہاں صرف مہمان بن کر آنا تھا۔ اس کا دل افسردہ بھی تھا اور خوش بھی تھا۔ خوشی اور افسردگی کے ملے جلے تاثرات لیے وہ اپنی جیولری اتارنے لگی۔ اس کے لمبے گھنے بال جن میں موتی کے پھول پروئے تھے کمر پر گر رہے تھے۔ زرد رنگ کے لہنگے پر اوپر سبز رنگ کی چولی پہنے ہوئی انتہائی دلکش لگ رہی تھی۔ وہ سنگار کے سامنے کھڑی اپنے لہنگے کو دونوں طرف سے پکڑ گھومنے لگی، بالکل کسی باربی ڈول کی طرح۔ ایک دم اس کے موبائل پر کسی ان نون نمبر سے کال آنے لگی۔ اسے چونک کر موبائل اٹھایا اور بے دھیانی میں کان سے لگا لیا۔ اس کی کھلکھلاتی ہوئی آواز مخالف کے دل کی دھڑکنیں روک گئی۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ اس نے سوال کیا تو مخالف کے جاندار کہکا لگائے۔ اپنے ہاتھوں پر میرا نام لکھ کر مجھ سے سوال کر رہی ہو؟ یہ کون بول رہا ہوں؟ وہ مخور لہجے میں بولا کہ زارا کی دل کی دھڑکن ایک دم سے رکی۔ وہ بے انتہا نروس ہو گئی۔ اس نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے کال بھی کر سکتا ہے۔ خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ جواب دو۔ اسے جیسے ہی زارا کی خاموشی اچھی ہی نہیں لگی تھی۔ جی آپ نے اس وقت کال کی؟ خیریت؟ وہ اس قدر نروس تھی کہ بے تکا سا سوال کر گئی، حالانکہ جانتی تھی کہ رات کے اس پہر ایک لڑکا لڑکی کو کیوں کال کرتا ہے۔ تم بچی تو نہیں زویا؟ قسم سے دل چاہ رہا ابھی تمہارے پاس آ جاؤں، تمہیں اپنی باہوں میں بڑھ کر خوب پیار کروں۔ ایک دن کی جدائی ایک ماں کی جدائی پر باری لگ رہی ہے۔ وہ یوں بہتے ہوئے لہجے میں بول رہا تھا جیسے پی کر بیٹھا ہو۔ زویا کے کان سرخ ہوئے، آج تک ایسی باتیں اس سے کسی نے نہیں کی تھی۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ وہ کیا جواب دے، تو پھر ایک دن مزید انتظار کر لی۔ کیسر صاحب، کل تو میں آپ کی دسترس میں آ ہی جاؤں گی۔ ویسے بھی اس سے پہلے کہ وہ جلدی سے فون رکھتی، ایک دم سے وہ جیسے تیزی سے بولا، کال مت کاٹنا، ایسی گستاخی کی سزا بہت بھاری ہوگی، تم سہ نہیں پاؤ گی۔ وہ کاٹدار لہجے میں بولا تو زارا پر جیسے برف پڑ گئی۔ کیا کر لیں گے آپ؟ ہاں، اور ویسے بھی بہت رات ہو گئی ہے، آپ بھی ریسٹ کر لیں، صبح بارات لے کر آنا ہے۔ اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ سچ تو یہ تھا کہ وہ زارا کے نازک اعصاب پر باری ہو رہا تھا۔ وہ جلدی سے فون رکھنا چاہتی تھی۔ اگر تم نے فون کاٹا تو ابھی بارات لے کر آ جاؤں گا، مگر صرف اکیلا ہی آؤں گا، اور تمہیں رخصت کر کے لے جاؤں گا۔ وہ اس قدر درستگی سے بولا کہ زارا کو سانپ سونگ گیا۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرزنے لگا۔ کیا چیز تھا وہ؟ اچھا تو آج میں انتظار کر رہی ہوں، یہ کہہ کر اس نے فون بیڈ پر پٹک دیا۔ تھوڑی دیر پہلے والی سرشاری کی جگہ بے چینی نہیں گئی تھی۔ وہ پہلی بار اس سے مخاطب ہوا تھا، وہ بھی فون پر، مگر اس کا لہجہ دوست جماتا ہوا لگا تھا زارا کو، جیسے وہ اپنی بیوی نہیں اپنی رایا بنانے کے موڈ میں ہو۔ فون ایک بار پھر بجا اور زارا نے اپنے بال مکھیوں میں بیچ لے۔ نہیں اٹھاؤں گی۔ وہ کیا کر لے گا؟ وہ اسے فون نہیں اٹھایا تو فون 3-4 بجنے کے بعد بالکل خاموش ہو گیا، ایسی خاموشی جو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھا اپنا بال مٹھیوں میں نوچنے لگا۔ سفید رنگ کا کرتا جس پر سنہری رنگ کی اجرک تھی جو اس کی شخصیت کے چارم کو بڑھا رہی تھی، مگر ناک پر غرور اور غصہ اتنا شدید تھا کہ جیسے ہر چیز تہس نہس کر دے گا۔ اس کی اتنی ہمت، اس نے کیسر شاہ کو فون کاٹ دیا۔ سمجھتے کیا وہ خود کو؟ آخر وہ چیز کیا ہے؟ کیسر شاہ کے چہرے پر جیسے پرانے ہرے زخم پھر سے تازہ ہو گئے تھے۔ ایسا رویہ ایک عورت کی طرف سے اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ شرمین، تمہیں ہمت کیسے ہوئی؟ تم نے کیسر شاہ کے ساتھ دھوکا کیا، میری پیٹھ وار کیا، میرے مقابلے میں 2 کوڑی کے لڑکے کے ساتھ بھاگنے کی جرت کی؟ کیسر شاہ کی آنکھوں میں جس سے خون اترا ہے۔ شرمین جو ڈری سہمی تھر تھر کانپ رہی تھی، اپنے یوں پکڑے جانے پر ایک دم اس کے سامنے آ گئی۔ کیسر شاہ، نہ میں تم سے پہلے محبت کرتی تھی نہ آپ کرتی ہوں، میری زندگی میں صرف اور صرف دانش ہے۔ وہ دانش کے سامنے اوٹ بنا کر کھڑی تھی، کیسر شاہ کی انا اور غرور کو چیلنج کرتی۔ تم جانتی ہو نا مجھ سے دھوکے کی کیا سزا ہوتی ہے؟ وہ سرخ انگارہ آنکھیں اس پر ڈالتے ہوئے بولا، میں مرنا تو قبول کر لوں گی، مگر تمہاری زندگی میں شامل ہونا میرے لیے کسی ذلت سے کم نہیں، کیونکہ تم انسان نہیں ہو، ایک جنگلی جانور ہو۔
درندے پیشی ہو، تم عورتوں کے جذبات کے ساتھ کھیلتے ہو، انہیں اپنی تسکین کے لیے استعمال کرتے ہو، اور میں مزید تمہاری تسکین کا ذریعہ نہیں بن سکتی۔ وہ کیسر شاہ کے سامنے کھڑی وہ سب بول رہی تھی جو بولنے کے بعد وہ جانتی تھی کہ وہ زندہ نہیں رہ پائے گی، مگر اسے اپنی محبت کے لیے لڑنا تھا، چاہے ملے یا نہ ملے۔ کیسر شاہ نے اس کے منہ کو دبوچا تو دانش کیسر شاہ کو دھکا دیے پیچھے ہٹانے لگا، مگر شاید اس کی ہمت کیسر شاہ کے سامنے کچھ نہ تھی۔ اس نے ایک ہی بار میں دانش کا خاتمہ کر دیا اور لہو میں لت پت گیلی گاس پر وہ گر کر رہا۔ شاید اس نے آخری بار شرمین کا نام لیا تھا۔ وہ چلاتے اس پر جھکی، درندے انسان، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ وہ ایک دم سے کیسر شاہ پہ چپکی، تم میری ہو شرمین، اور اب تو وہ دیوار بھی گر گئی۔ میں تمہیں آخری موقع دینا چاہتا ہوں، چلو میرے ساتھ۔ اسے کھینچتا وہ واپس حویلی لے جا رہا تھا۔ کیسر شاہ کے بندوں نے دانش کو اٹھا لیا، انہیں اپنے مالک کا گناہ چھپانا تھا۔ چھوڑو مجھے وحشی، وہ آنسو کے درمیان چلا رہی تھی، اور ایک دم سے اس نے کیسر شاہ کے ہاتھ سے پسٹل چھین لیا اور اپنی کن پٹی پر رکھ لیا۔ تمہاری زندگی میں شامل ہونا میں اپنے لیے لعنت سمجھتی ہوں، قاتل، گنڈے، 2 ٹکے کے انسان۔ تم پر ایک نہیں دو جانوں کا بوجھ ہے، تم کبھی سکون نہیں پاؤ گے۔ یہ کہتے ساتھ اس نے گولی چلا دی اور دانش کی طرح وہ پیچھے گر گئی۔ اسے دانش کے ساتھ جانا تھا، اس دنیا میں نہ صحیح تو دوسری دنیا میں تو وہ ملیں گے نا، جہاں کیسر شاہ نہیں ہوگا۔ ایک چٹکے سے وہ جیسے ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ اس کے چہرے پر کرب تھا، تکلیف تھی، غصہ اور جنون۔ بہت عرصے بعد اسے شرمین کی آخری بات یاد آئی۔ وہ سچی تو کہتی تھی، وہ کبھی سکون میں نہیں رہ پائے گا۔ اسے شاید اس کی بد دعا لگی تھی۔ وہ ایک دم بستر سے اٹھا، موبائل اٹھا کر پھر سے زارا کا نمبر بلایا۔ اس کا جنون بڑھتا جا رہا تھا۔ اس وحشت کو کہیں منتقل کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے کال نہیں اٹھائی۔ خلیل شاہ نے زور سے موبائل دیوار پر دے مارا۔ تم نے اچھا نہیں کیا، تم عورتیں اس قابل ہو ہی نہیں کہ تم سے نرمی بردی جائے۔ اب دیکھو میں کرتا کیا ہوں۔ وہ کمرے سے باہر آیا، اس کا غصہ صرف ایک صورت ہی اتر سکتا تھا۔ کیا تم ہوش میں تو ہو؟ کیا بول رہے ہو رخصتی؟ اور ابھی بیٹا آج تو مہندی کا فنکشن تھا، بارات کل جائے گی۔ مسرت بیگم نے اپنے بیٹے کا چہرہ تھاما جو حدت سے تپ رہا تھا۔ بہت عرصے بعد وہ اس جنون میں واپس آیا تھا۔ وہ اندر سے جیسے ڈر گئی تھی۔ متین شاہ جو سارے انتظامات دے کر ابھی لاؤنج آیا تھا، ایک دم ٹھٹک گیا۔ مورے، مجھے ابھی نکاح کرنا ہے، ابھی اسے حویلی لانا ہے۔ اگر آپ نہیں جائیں گی تو میں خود چلا جاؤں گا اکیلا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں متین کو بلواتی ہوں اور مولوی صاحب کا انتظام کرے، پھر ہم چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تم جاؤ کمرے میں فریش ہو کر آؤ، اور شیروانی تو پہنو، آخر تمہیں دلہا بننا ہے نا، اسے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے بولی۔ متین ایک دم مٹھیوں سے بال پیچھے آگے بڑھا ہوا تھا، جس کا اسے ڈر تھا۔ اما سائی، آپ ابھی تک سوئی نہیں؟ کل ہمیں جانا، آپ آرام کر لے۔ اور نارمل لہجے میں بولا تو کیسے شاہ اس کی جانی پڑا۔ کوئی بھی آرام نہیں کرے گا، ہم ابھی جا رہے ہیں، تم جاؤ امام صاحب کو بلا لاؤ۔ شاباش۔ کیسر شاہ اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے بولا، اوہ تو آپ بھابھی کو سرپرائز دینا چاہتے ہیں؟ بھائی ویری گڈ، یہ بہت اچھا ہو گیا، کل کی ٹینشن ہی ختم۔ اما سائی آپ جائیں کمرے میں، ریڈی ہو جائیں، میں بس ابھی امام صاحب کو بلوا کر لاتا ہوں، پھر چلتے ہیں۔ مدین آنکھوں میں کچھ اشارہ کرتا مسرت بیگم کو کہنے لگا۔ وہ سمجھ کر سر ہلاتی پریشانی سے کمرے میں پڑ گئی۔ بھائی آپ بھی ذرا فریش ہو کر آئیں، میں آپ کے لیے جوس لاتا ہوں، آپ بھی تھک گئے ہوں گے، تب تک امام صاحب بھی آ جائیں گے۔ وہ کیسر شاہ کو جیسے بہلانے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے، ذرا جلدی کرو، میں انتظار نہیں کر سکتا۔ وہ جھنجھلاتا ہوا کمرے کی جانب بڑھ گیا تھا اور متین کو سوچتے ہوئے کچن کی جانب پڑا۔ فریج سے فریش جوس نکالا، اسے گلاس میں انڈیلنے لگا، پھر کچن کے کیبنز کھولے۔ تھوڑی دیر کی تلاشی کے بعد اسے سلیپنگ پیلز مل گئی۔ اسے 2 پیلز جوس میں ملائی اور کیسر شاہ کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ کم از کم آج کی رات اسے اپنے جنونی بھائی کو باز رکھنا تھا۔ بھائی یہ جوس پی لے، پھر ہم چلتے ہیں۔ خلیل شاہ جو آئینے کے سامنے شیروانی پہنے کرا تھا، اپنے بال جل سے سیٹ کر رہا تھا، اچانک پلٹا۔ کیسا لگ رہا ہوں میں؟ اور متین شاہ سے رائے مانگ رہا تھا۔ رات کے 2:30 بجے وہ اپنی بارات لے جانے کو تیار کھڑا تھا۔ بالکل پرفیکٹ لگ رہے ہیں، زارا بہت لکی ہے جو آپ کی زندگی میں شامل ہو رہی ہے، تین نے ضبط سے کہا۔ تو کیسر شاہ ایک دم کہکا لگا کر ہنسا۔ اس لڑکی میں بڑی عقل ہے، کہہ رہی تھی کہ میں انتظار کر رہی ہوں، لے آئیں میری بارات۔ اب میں جاؤں گا تو سوچے گی ضرور کہ کیسر شاہ اپنی بات کا پکا ہے۔ وہ اپنے ہی ذہن میں بول رہا تھا۔ متین کو کوئی حیرت نہ تھی، کیونکہ وہ اپنے نفسیاتی سائیکو بائی کو جانتا تھا۔ کیسر شاہ نے جوس کا گلاس تھاما اور گھٹا گھٹ پی گیا۔ متین نے جیسے سکھ کا سانس لیا۔ بھائی آپ ذرا یہاں بیٹھی، انتظار کیجیے، میں نیچے دیکھتا ہوں، امام صاحب آگے ہیں تو آپ کو بلوا لوں گا۔ اسے بچوں کی طرح بچکارتا ہوا جانے لگا۔ کیسر شاہ وہی بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اسے زارا ابھی اور اسی وقت اپنی دسترس میں چاہیے تھی، تبھی اس کے اندر کا جنون ٹھنڈا ہو سکتا تھا۔ ذہن ایک دم سے ہر سوچ سے آزاد ہونے لگا۔ اسے بیٹھتے بیٹھتے اونگ آ گئی۔ رات بھی تو کتنی گزر چکی تھی، مگر فرق نہیں پڑتا مجھے،
مجھے وہ آج ہی چاہیے۔ اس سے پہلے کہ وہ خود اٹھ کر جاتا ایک دم سے وہ بیڈ پر پیچھے کی جانب گر گیا۔ آنکھوں کے سامنے مکمل تاریکی چھا گئی۔ وہ اپنی شیروانی سمیت نیند کی وادیوں میں کھو چکا تھا۔ اماں سائیں، اب کیوں پریشان ہیں آپ کی پریشانی تو سمجھے ٹل گئی۔ ساری پریشانی تو اب اس گھر کی ہونے والی بڑی بہو کو سہنا ہوگی۔ متین مسرت بیگم کے کمرے میں آیا تو پریشانی سے ٹہل رہی تھی۔ ایک تو میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے، اوپر سے تم مجھے پریشان نہ کرو۔ اسے دوا کھلا کر سلا دیا نا۔ اصل میں شادی کے ہنگاموں میں کیسر شاہ کو دوا دینے کی غفلت ہو گئی تھی، اسی لیے وہ بہک گیا تھا۔ بس اب کوئی فکر نہیں، کل خیر سے بہو آ جائے گی تو اسے سنبھال لے گی۔ میرے سر سے تو بوجھ اترے اس لڑکے کا۔ اور نڈال سی صوفے پر گری تو متین کو جیسے افسوس ہوا۔ اور تم زیادہ ہمدرد نہ بنو اپنی ہونے والی بابی کے بارے میں کہ ارے کیا کمی ہے میرے کیسر شاہ میں، بس ذرا غصے کا ہی تیز ہے نا، جو شاہوں کا شیوا ہوتا ہے۔ شادی کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کا یہ رویہ ایک عورت کی وجہ ہی سے تو ہے، ورنہ وہ ایسا تو نہیں تھا پہلے۔ کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، اس لیے ایک عورت کے زخم کو دوسری عورت ہی بڑھ سکتی ہے۔ تم دیکھنا میرا بیٹا پھر سے مسکرانے لگے گا۔ وہ خلا میں گھورتے ہوئے بولی، فی الحال تو آپ دعا کریں کہ بھائی کو کل ہی ہوش آئے، عین برات کے وقت، ورنہ آپ کی دور اندیشی خاک میں مل جائے گی۔ مجھے تو نہ بیچاری پر ابھی ترس آ رہا ہے۔ وہ یہ بات کر کے کمرے سے جا چکا تھا، ورنہ رکتا تو مسرت بیگم پھر سے اپنے پاگل بیٹے کے قصیدوں میں لگ جاتی۔ آج وہ کل رات کی طرح اتنی ایکسائٹیڈ نہیں تھی، جیسے ایک خوش فہمی کا غبارہ تھا جو کل رات کو ہی پھٹ گیا تھا، اور اس کا دل انجانے خوف کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ کیا ایسی ہوتی ہے محبت، دوست جمانے والی؟ وہ سمجھتا کیا ہے خود کو، بڑا آیا رات کو ہی بارات لے کے آنے والا۔ وہ دل ہی دل میں اسے کوس رہی تھی۔ دل کی حالت عجیب سی ہو گئی تھی۔ کیا اس نے غلط انسان کا انتخاب تو نہیں کر لیا؟ ایک انجانا سا وہم تھا جو اسے گھیرے ہوئے تھا، اور انہی سوچوں میں وہ دلہن بن گئی۔ آئینے میں خود کو دیکھا تو خود ہی جیسے شرما گئی۔ اس کا بے داغ حسن اور موم جیسا سراپا پاگل کر دینے کی حد تک کا پیارا لگ رہا تھا۔ اس شخص کی زندگی میں شامل ہونے جا رہی تھی جسے مکمل جانے بغیر ہی اسے اپنے دل میں سب سے اہم مقام دے چکی تھی۔ فیصلہ صحیح تھا یا غلط، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا تھا، سرخ آنکھیں، بکھرے بال، جلالی موڈ آن تھا۔ رات والی شیروانی ایک طرف صوفے پر اپنی بے وقتی پر ماتم کرنا تھی، آدھی صوفے سے نیچے ڈلکی ہوئی، اور وہ خود ٹی شرٹ پہنے ہوئے تھا جس کے درمیان ایک مونسٹر بنا ہوا تھا۔ موبائل فرش پر گرا پڑا تھا، رات کو مکمل ٹوٹنے سے بچ گیا تھا، مگر اب مکمل ٹوٹا پڑا تھا کیونکہ کیسر شاہ نے صبح 12 بجے آنکھ کھلتے ساتھ ہی واویلا مچا دیا تھا۔ اسے تو رات کو ہی بارات لے کر جانا تھا، مگر وہ سو کیسے گیا؟ سوال کا جواب کوئی نہیں دے رہا تھا، سو اس نے اپنے فرسٹریشن نکالنے کے لیے فون پر زارا کا نمبر ڈائل کیا، مگر اس نے نہیں اٹھایا۔ پھر سے گستاخی کی۔ وہ اس قدر تیش میں آیا کہ اپنا آئی فون 15 پرو میکس ایک جھٹکے سے فرش پر زور سے مارا اور اس کی تاب نہ لا سکا، ٹوٹ گیا۔ مسرت بیگم جو بارات کے لیے تیار تھی ایک دم کمرے میں، ان کا منہ پھر سے کھل گیا۔ ان کا یہ بیٹا ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ انہوں نے اپنی ذہنی سکون اور حویلی کی فلاح کے لیے اس کے سر پر سیرا سجانے کی نیک نیت کی تھی، مگر کیسر شاہ کو شاید ماں کی پرسکون زندگی میں لہریں برپا کرنے کا شوق تھا۔ کیسر شاہ بیٹا، یہ کیا ہے میری جان؟ بھائی صاحب انتظار کر رہے ہیں، 2 بج گئے ہیں اور تو ابھی تک اسولیا میں کھڑے ہو۔ اور اپنا غصہ دباتی اس کی جانی پڑی۔ مجھے تو لگا تھا کہ صبح اٹھتے ہی میرا بیٹا گاڑی میں سوار ہو جائے گا، کیونکہ رات تو بڑی افراتفری مچا رکھی تھی تم نے، اسی لیے میں نے جلدی جلدی انتظامات کروائے، اور تم ایسے کھڑے ہو جیسے تمہارا کوئی ارادہ ہی نہیں کہیں جانے کا۔ وہ جو جھنجھلایا سا کھڑا تھا ایک دم پلٹا، آنکھیں ابھی بھی سرخ تھی۔ جی وجہ فرمایا آپ نے مورے، میرا کہیں بھی جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، بارات اب نہیں جائے گی۔ وہ خود کو سمجھتی کیا ہے؟ ہاں، میرا فون نہیں اٹھا رہی، کیسر شاہ کی ہر بات کا حکم کا درجہ رکھتی ہے، وہ بیوی ہو کر میرے آگے گستاخی کر رہی ہے۔ یہ بارات نہیں جائے گی جب تک میں نہیں جاؤں گا۔ بھیج دے سب کو اپنے اپنے گھر۔ اور ایسے بے نیازی سے بولا کہ عسرت بیگم کو آگ لگے۔ کیسر شاہ، تم یہ مت بھولو کہ میں تمہاری ماں ہوں، میں نے تمہیں جنم دیا ہے، تم تو اپنی سرکشی میں بڑھتے چلے جا رہے ہو۔ ارے کیا عزت رہ جائے گی ہمارے پورے خاندان میں؟ آخر تم چاہتے کیا ہو؟ بس بہت ہو گیا، بہت سر پہ چڑھا لیا تمہیں، اب وہ نہیں۔ تمہارا باپ ولایت شاہ سر پر نہیں ہے میرے، مگر پھر بھی مجھ میں اتنی ہمت ہے کہ اپنے قد سے نکلتے بیٹے کو لگام دے سکوں۔ سچ تو یہ ہے کہ میں نے تمہارا گناہ چھپا کر بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ گناہ کوئی چھوٹا نہیں تھا جو تم نے کیا تھا، مجھے تب ہی تمہیں پولیس کے حوالے کر دینا چاہیے تھا، جیل میں سڑتے تو عقل ٹھکانے آ جاتی تمہاری۔ مگر یہ بھول جاؤ کہ اب تم ایسا کچھ کرو گے تو میں ماں بن کر سوچوں گی۔ تمہارے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، جلدی سے باہر آ جاؤ تیار ہو کر، ورنہ میں یہ سب کرنے سے ولایت شاہ سے بھی آگے بڑھ جاؤں گی۔ وہ خون خوار نظروں سے اسے گھورتی باہر چلے گی۔ کیسر شاہ نے زور سے اپنی مٹھی دیوار پر ماری، اس سے خون رسنے لگا۔ نہ جانے وہ اپنا کنٹرول کیوں کھونے لگتا تھا، اسے اپنے آپ پر بھی کنٹرول نہیں رہتا تھا۔
वो सोफे से उठकर बालों को जगरे खुद को आराम करने लगा। मतीन, अपने भाई को मेडिसिन दो ताकि इसका दिमाग कुछ ठिकाने है और लड़की वालों की तरफ से शर्मिंदा ना हो जाए। मसरत बेगम वाकई बहुत तशवीश में लग रही थी। उस बेटे ने उन्हें बूढ़ा कर दिया था। अतीन ने बेबसी से माँ को देखा। ओरे, अब भी वक्त है, प्लीज उस लड़की पर तरस खाए, वो ये सब डिजर्व नहीं करती है। मतीन ने आखिरी बार समझाना चाहा। तुम भी लगता है अपने भाई की तरह पागल हो चुके हो। तुम दोनों मुझे पागल कर दोगे। जो कहा है वो करो जाकर। और उसे हुक्म सुनाती वो बाहर की जाने पड़ गई। उसे हर हाल में शादी पुरसुकून चाहिए थी। उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। मगर शायद नुसरत बेगम का ख्वाब ही रहा था। कैसर शाह रात लेकर जाने पर राजी जरूर हुआ था और उसका मूड भी ठीक हो गया था। मगर वो खुशी हुलिये में गया, मॉन्स्टर वाली टी शर्ट पहनकर, बाल सेट किए बगैर। नुसरत और मतीन ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया कि कम से कम शेरवानी ही पहन लो, अगर वो दूसरी सूरत में बारात ले जाने से ही इनकारी हो गया था। इसलिए ना चाहते हुए भी मसरत बेगम ने एक खवारी बर्दाश्त की। उन्हें सबके सवालों के जवाब भी देना थे कि शाह विलायत अली का बेटा ऐसे हुलिये में बारात लेकर गया, और जब इस्तकबाल बारात पर सब दूल्हे के इंतजार में खड़े थे और दूल्हे के बजाय उन्हें मॉन्स्टर देखने को मिला, तो बस एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। जोया के माँ बाप के चेहरे पर अलग हवास बाख्ता थे। एक ऐसा मजाक था जो लड़के वालों ने उनके साथ किया था। मसरत बेगम का भी शर्म से बुरा हाल था, मगर कैसर शाह बला का डीट पना मुस्कुराकर अपने ससुरालियों से मिल रहा था, यूं जैसे अपनी बारात लेकर नहीं बल्कि सीधा सीधा किसी अजायब घर से आया हो। नरमीन, ज़ारा की दूसरी सहेलियां जो कि बड़े चाव से उसकी शाफी में आई थी, वो ये मंजर देखकर सर पट ब्राइडल रूम की जाने दौड़ी, जहां वो सच संभल कर बैठी थी। अरे क्या हुआ? तुम लोगों को लगता है कि मेरा दुल्हा मियाँ को देखकर होश उड़ गए तुम लोगों के? ज़ारा ने उन्हें छेड़ा तो सलमा उसके कान में खुसर पुसर करने लगी। वो सबसे ज्यादा हल्के पेट की थी। ज़ारा को ये बात वही बताना चाहती थी। क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो खफ्त से बोली, ये तस्वीर देख लो, सब समझ आएगा। किरण ने उसके सामने तस्वीर की, क्योंकि वो कैसर शाह की तस्वीर ले चुकी थी ताकि वायरल कर सके, और ज़ारा को जैसे अपनी आंखों पर यकीन ना आया। नरमीन इन सबको पीछे धक्का देती आगे बढ़ी। जोया, रिलैक्स यार, काम डाउन। मुझे नहीं पता जीजा जी ने ऐसा क्यों किया। ये शादी हो रही है, कोई प्रैंक तो नहीं हो रहा ना? जोया का चेहरा लट्ठे की मानित सफेद पड़ चुका था। अपने होने वाले शोर के लिए इतना सच तच कर बैठी थी और इसलिए इसका मजाक बनाकर रख दिया था। मुझे तो वो कोई साइको लगता है। सलमा ने उसे मजीद दबाया। उसने मुझसे बदला लिया है। और साकित पलकों से लबों को हल्की सी जंबिश देते हुए बोली। दिल यूं था जैसे उल्टी छड़ी सी जिबा कर दिया गया हो। नरमीन उसकी सरगोशी सुनकर जैसे समझ गई कि जरूर उस शुगर के पीछे कोई बात है जो ज़ारा छुपा रही है। जोया एकदम मोम सी लड़की, उसने कभी किसी के साथ कुछ बुरा नहीं किया था। आज तक उसका किसी का दिल नहीं उसने दुखाया था। तो कि क्यों मेरी शादी वाले दिन मेरे साथ इतना बड़ा मजाक? इससे अच्छा था बारात आती ही ना, मेरी शादी ही ना होती। वो मुंह में बड़बड़ाई थी, मगर अब कुछ नहीं हो सकता था। ये बला अपनी ही टल सकती थी। जो कैसर शाह की सूरत उसके पीछे पड़ गई थी, वो क्या करे कि कैसर शाह को करारा जवाब मिले। अचानक ही वो एक झटके से उठी। उसकी सहेलियां जो इस वक्त ब्राइडल रूम में थी, ने कहा बस होने ही वाला था, मगर उससे पहले एक अहम काम करना था। वो यूं अपना मजाक नहीं बनवा सकती थी। जब वो वॉशरूम से निकली तो नरमीन के साथ बाकी लड़कियों के भी मुंह खुल गए। उसने आज ऐसी शादी नहीं देखी थी जैसी वो आज देखी जा रही थी। एक मजाक कैसर शाह ने किया था, तो दूसरा मजाक ज़ारा करने जा रही थी। जोया, मत करो ये पागलपन, ये सब क्या है? कि तुम दोनों ने कोई प्रैंक करने का सोचा है? तुम निकाह के बंधन में बंधने वाली हो। ज़ारा, उसे मजाक मत समझो। जिंदगी मजाक नहीं होती है, एक ही बार मिलती है। नरमीन ने उसे नरमी से समझाया, मगर वो किसी और ही ख्याल में थी। मैं उसे भी बस बताना चाहती हूँ कि ज़ारा की जिंदगी कोई मजाक नहीं, जिसके साथ कोई भी खेल जाए। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी को दिल में बसाया था। शायद वो इस काबिल ही नहीं है। उसने इतनी जोर से अपनी आंखें रगड़ डाली। काजल मजीद फैल चुका था। ब्राइडल रूम में उसका पेश कीमती लहंगा एक साइड पर गठरे की सूरत में पड़ा था। ज्वेलरी और चूड़ियां जा बजा बिखरी पड़ी थी, और स्याह लिबास में वो किसी भी बनाव संगार और मेकअप की खड़ी थी। इतना महंगा मेकअप उसने पानी में बहा दिया था। अगर मेरा उससे निकाह होगा तो इसी हुलिये में होगा, वरना बारात वापस जाएगी, मुझे फर्क नहीं पड़ता। और सफाक लहजे में बोली तो सबको सांप सूंघ गया। उस लड़की के नाजुक जज्बात जैसे मजरू हो चुके थे। एकदम से कमरे का दरवाजा खुला और उसकी माँ नगीना बेगम अंदर दाखिल हुई, जो पहले से अपने होने वाले दामाद की वजह से परेशान थी। जब ज़ारा को ऐसे देखा तो मुंह खोल कर रखी। ज़ारा बेटे, ये क्या मजाक है कि तुम दोनों ने आज के दिन अपने माँ बाप को जलील करने की ठानी है? नहीं मामा, मैं बस इस जिल्लत में कमी कर रही हूँ जो आपको और मुझे उठाना पड़ रही है। मसरत बेगम भी कमरे में दाखिल हो चुकी थी। शायद वो होने वाली बहू को बधाई देने आई थी, जो कि सफ़े मातम बिछाए बैठी थी। अरे आइए ना आंटी,
حیران کیوں کھڑی ہیں؟ آپ کے بیٹے کے بالکل برابر کی تو لگ رہی ہوں میں۔ وہ ایک شان سے اٹھی اور مسرت بیگم جو پہلے ہی اتنے مہمانوں کے سوالات کا جواب دیتے تھک چکی تھی، ایک بار پھر سے دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کیسر شاہ کی دلہن بھی کچھ کم نہ نکلی تھی، اسے ایسے ہی اس لڑکی سے اب تک ہمدردی ہو رہی تھی۔ وہ لبوں پر مسکراہٹ سجا کر آگے بڑھی۔ میں سمجھ گئی، ان دونوں نے مل کر ہمیں ایسے سرپرائز دینا تھا۔ کیسر شاہ تو کہتا تھا کہ مورے میری شادی بہت منفرد ہوگی، اب دیکھنا سب حیران رہ جائیں گے، بالکل ایڈونچر ہوگی، اور دیکھو تو سب کو حیران ہی تو کر دیا۔ انہوں نے اب زارا کو وقتی طور پر سے ہی گھونگھٹ اوڑھ لیا تھا تاکہ نکاح کی کاروائی شروع ہو سکے۔ وہ طنز کرتی ہوئے بولی تو وہ مسکرا دی۔ جی کیوں نہیں، میں بالکل ریڈی ہوں، آپ بارات واپس لوٹائیں گے تو اچھا تھوڑی نہ لگے گا، آپ لوگ اتنی چاہ سے مجھے بیانے آئے ہیں۔ وہ دان پیس کر بولی اور بڑی سی چادر سے گھونگھٹ نکال لیا۔ زویا بنت عبد الباسط، آپ کا نکاح کیسر شاہ ولد ولایت شاہ کے تحت سکہ رائج الوقت 20 لاکھ حق مہر کے طے پایا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ امام کے سوال پر وہ کچھ پل یوں ہی بیٹھ رہی۔ مسرت بیگم ماتھے سے پسینہ صاف کر رہی تھی۔ انہیں ان دونوں لڑکا لڑکی کے مزاج کا کچھ پتہ نہ تھا کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں اور کیا کر گزریں گے، مگر زارا نے جب قبول ہے کہا تو انہوں نے جیسے سکون کا سانس لیا، اور یوں بہت ساری خفت اور مہمانوں کی ہنسی مذاق اور چمگوئیوں میں زارا کیسر شاہ کی زندگی میں شامل ہو گئی۔ اسٹیج پر وہ دونوں بالکل نارمل ہولی میں بیٹھے تھے۔ کیسر شاہ کا شرٹ پر بنا خوفناک مانسٹر سب کو خوفزدہ کر رہا تھا، اور زارا کا سیاہ لباس سب کو حیرت میں مبتلا۔ وہ پر اعتماد سی بیٹھی تھی۔ I like it مسز زارا خلیل شاہ، میری زندگی میں خوش آمدید۔ اس بار تو تم خفت سے بچ گئی، مگر میرے عتاب سے کیسے بچو گی؟ اس کے قریب سرکوشی کرتے اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا گیا، مگر وہ ہر جنگ کے لیے تیار تھی۔ کیسر شاہ کا کمرہ اسے مسمرائز کر گیا تھا۔ وہ واقعی کسی ریاست کا بادشاہ تھا، اور اس کا کمرہ اس کی شان و شوکت کے عین مطابق سجایا گیا تھا۔ وہ بیڈ پر اسی عام سے حلیے میں بیٹھی اپنی مہندی لگے ہاتھوں میں وہ کنگن گھما رہی تھی جو تھوڑی دیر پہلے مسرت بیگم اسے پیار سے پہنا کے گئی تھی۔ یہ ہمارے خاندانی کنگن ہے، تم اس گھر کی بڑی بہو ہو۔ میرا بیٹا تھوڑا سا ضدی اور جذباتی ضرور ہے، مگر دل کا برا نہیں۔ جب تم اس کے مزاج کو سمجھ جاؤ گی تو خوش رہو گی۔ میری بچی، مرد کو عورت کا خاص طور پر اپنی بیوی کا سربراہ بنایا گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں تم اس بات کو تسلیم کر لو تو اچھا ہوگا۔ ایک عورت کمزور ہوتی ہے، وہ مرد ذات سے مقابلہ نہیں کر سکتی، نہ ہی اسے یہ شیوا دیتا ہے۔ زارا خاموشی سے ان کی باتیں سن رہی تھی۔ ان کے ذہن میں جھگڑے چل رہے تھے۔ وہ اپنے لیے ایک باعزت زندگی چاہتی تھی جس میں اس کا شوہر اس کی قدر کرے، اس کی رائے کو اہم جانے، اس پر اپنی رائے مسلط نہ کرے، مگر کیسر شاہ اس کے الٹ تھا، اور زارا کی تعلیم و تربیت اسے اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی کہ اسے بھیڑ بکری سمجھا جائے اور اس پر منمانی کی جائے، نہ اس بات کی اجازت اس کا دین دیتا تھا۔ کیسر شاہ دوستوں کی محفل میں بڑی شان سے بے نیازی سے رف تف سے حلیے میں بیٹھا تھا، اسے لوگوں کی نظروں سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بس زارا کا چیلنج دیتا انداز اس کی روگوں میں خون کی گردش تیز کر گیا تھا۔ زویا کیسر شاہ اس کے نروز پر بھاری پڑ گئی تھی۔ وہ ایک عورت سے پہلے ٹھکرایا جا چکا تھا، کتنی محبت کتنی چاہت دی تھی اس نے شرمین سکندر کو، مگر اس نے اینڈ پر کیسر شاہ کی محبت کو مذاق سمجھا، اپنے دو ٹتے کے عاشق کے ساتھ بھاگنے کی تیاری کرنے لگی، مگر کیسر شاہ جس سے جتنی محبت کرتا تھا اس سے اتنی ہی محبت کی امید رکھتا تھا۔ اسے کسی سے انکار سننے کی عادت نہ تھی، وہ پاگل ہونے لگتا تھا اور اس قدر جنون سا سوار ہو جاتا کہ اپنے ہوش کھو دیتا۔ شرمین کی بے وفائی کے بعد وہ بہت عرصہ اس کی غم میں پنپتا رہا، ساری دنیا کو آگ لگانا چاہتا تھا، جو خوش تھی اپنی زندگیوں میں مگن تھی، مگر وہ خوش نہیں تھا۔ پھر 5 سال بعد اسے کوئی دوسری عورت پائی تھی، وہ خاقان کی شادی میں گیا تھا اور زارا کو دیکھ کر لمحے بھر کو ساکت رہ گیا، اسے اس میں شرمین ہی نظر آنے لگی تھی۔ اب کی بار وہ اسے ہر صورت ہر قیمت پر پانا چاہتا تھا اور اسے پا بھی چکا تھا۔ بہت عرصے بعد اس کا دل کسی اور کے لیے دھڑکا تھا اور اسے کھونے سے ڈر رہا تھا۔ اس کی طرف سے زارا بھی انکار سنے تو یہ اس کی جان نکل جائے گی یا اس کی جان لے لے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ شادی سے ایک رات پہلے زارا سے ساری بےتابیاں شیئر کرنا چاہتا تھا، وہ سب کچھ بتانا چاہتا تھا جس سے وہ گزر چکا تھا، اپنا درد بانٹنا چاہتا تھا کہ ہلکا پھلکا ہو کر وہ زارا کو اپنی زندگی میں لائے، مگر اس کے پاس تو کیسر شاہ کے لیے وقت ہی نہ تھا۔ اسے انکار کر کے فون ہی رکھ چکی تھی، اور وہ جو اس کے حواسوں پر ہر وقت چھائنے لگی تھی، اس کی طرف سے نظر انداز کر دیا جانا کیسر شاہ کو پاگل کر رہا تھا۔ پھر اس پر وہی جنون سوار ہوا جو اتنے عرصے سے دب گیا تھا۔ اسے لگا شرمین پھر سے زارا کی شکل میں آ گئی ہے، وہ اسے چھوڑ دے گی، اس کی محبت کا جواب نفرت سے دے گی، اور ایسا تو وہ کبھی نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے اسے بھی زارا سے نکاح کرنا تھا، کیونکہ وہ اسے چیلنج کر چکی تھی، مگر پھر نیند کا ایسا خمار چھایا کہ وہ اگلے دن ہی جاگا تھا، اور آج بلاخر اس کی زندگی میں وہ شامل ہو چکی تھی۔
और सिर्फ कैसर शाह की थी। कोई इसे उससे छीन नहीं सकता था। मगर रात के 2 बज चुके थे। वो अभी तक कमरे में नहीं गया था। शायद वो ज़ारा को इंतजार की सूली चढ़ाकर सिर्फ बदला लेना चाहता था। उसे तरपाना चाहता था, क्योंकि हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर शादी की रात सिर्फ उसके पास रहे, उसके पहलू में बैठकर अपनी मोहब्बत का वालहाना इजहार करे। मगर कैसर शाह हर वो काम करना चाहता था जिससे ज़ारा की अना को ठेस पहुंचे और वो इससे दब जाए। रात के 2 बजे वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो ज़ारा को लहाफ ताने सोया हुआ पाकर जैसे उसकी रगें तन गई। अभी इतनी भी देर नहीं हुई थी और ये सो रही है, मेरा इंतजार तक नहीं किया। कैसर शाह का किसी की जिंदगी में आना क्या इतना मामूली है? उसकी अना पर कारी जर्ब लगी थी। वो अपनी मूंछों को ताव देता उसकी जाने पड़ा। चेहरे पर फिर वही जुनून सवार होने लगा। उसने खींच कर सारा के वजूद से लहाफ उतारा तो एकदम हड़बड़ा उठी। ख्वाब खत्म हो चुका था और भयानक हकीकत सामने थी, कैसर शाह की सूरत में। वो किस लम्हे उसे बेदाग दुले दुलाए मासूम चेहरे को देख कर आ गया। दिल ने जैसे एक धड़कन मिस की और ज़ारा इसे खौफज़दा निगाहों से देखने लगी। इस कदर सफाकी की तौक़्क़ा उससे नहीं कर रही थी। एकदम से वो बेड से उठी और लंबे स्याह बाल कमर पर गिरे। ये क्या बदतमीजी है कैसर शाह? ऐसे कौन करता है? वो तंग कर बोली। ये सवाल मैं तुमसे करता हूँ, ऐसे कौन करता है जोया? मैं तुम्हारा शौहर हूँ तो मेरा मेरा इंतजार करना चाहिए था, और तुम सो गई। रबिश, अब ये डिजर्व नहीं करते। मैं शाफ्ती की पहली रात कुंकर निकालकर आपके इंतजार में बैठूं, क्योंकि जो आपने हरकत किया और हमें शर्मिंदगी हुई वो कोई मामूली बात नहीं। आप मेरे वकार को कुचला है। वो गुस्से से खनकारी कैसर शाह को तेज में मुब्तला कर गई। उसने अभी तक वही शर्ट पहनी थी और वो मॉन्स्टर ज़ारा को तेज दिला रहा था। तुम भी तो उस लिबास में मेरी जिंदगी में आई हो। मेरी अना को ठेस नहीं पहुंची, और आज मैं इसी अना की तस्कीन का सामान करूंगा जिसे तुमने बार बार तोड़ा है। उसे दोनों कंधों से पकड़कर अपने करीब करता बोला, छोड़ो मुझे, मुझे आपकी कोई गुलाम नहीं हूं मैं। हालांकि आपकी जिंदगी में शामिल होना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती है, मगर अब मेरी गलती को गुनाह ना बनाए। उसे जोर से झटकने लगी, मगर कैसर शाह की गिरफ्त उस पर मजबूत होती गई। वो एक कुव्वई मर्द था और ज़ारा किसी चिड़िया की तरह उसे कैद में फड़फड़ा रही थी। उसका पूरा जिस्म जैसे जल्जलों की जद में था। मैंने आपका क्या बिगाड़ा, मुझे छोड़ दे। वो मजामत करते बोली, क्यों किया आपने मुझसे शादी? अगर मैं आपको इतनी नापसंद थी तो? अब रोने लगी थी वो। उसका वकार जैसे कांच की तरह टूटने लगा था। अना बर्फ की मानित चटकने लगी। किसी ने कहा कि तुम मुझे पसंद नहीं हो। ज़ारा शाह, तुम तो मेरी रग रग में बसती हो। इश्क करता हूँ तुमसे, किसी सूरत तुम्हें खुद से दूर नहीं होने दूंगा। वो अपना खून खार लम्स उसके ऊपर छोड़ता हुआ बोला। उसे जैसे मछली की परी तड़पती ज़ारा का वजूद तस्कीन दे रहा था। ऐसी होती हम पर, प्लीज दूर हटे मुझसे। उसके आंसू कैसर शाह के बालों में जज़ब हो रहे थे और वह इस पर मुकम्मल दस्तरस पा चुका था। मेरी मोहब्बत ऐसी ही है ज़ारा, तुम्हें सहना होगा। खलील शाह की बीवी को कमजोर नहीं होना चाहिए। वो अपना गुस्सा, अपना पागलपन उसके अंदर उतारता बाहर रात की स्याही फैल रही थी, और ज़ारा शाह की जिंदगी भी उसकी लपेट में आ चुकी थी। नाश्ते की मेज पर मसरत बेगम मुतफक्र सी बैठी थी। सुबह के 10 बजे वो दोनों बलाखी नीचे आए। कैसर शाह ने ज़ारा की बाहों में बाहें डाली हुई थी और उसकी जानिब देखकर मुस्कुराकर कोई बात कर रहा था, मगर ज़ारा का चेहरा बिल्कुल स्वार था, जैसे पत्थर का बुत हो। मसरत बेगम एकदम से उठी, दोनों की नजरें उतारी। मतीन शाह ज़ारा को देखकर बस पहलू बदलते रह गया। उसे इस मासूम लड़की पर बेपनाह तरस आ रहा था, मगर वो कुछ नहीं कर सकता था। ज़ारा की आंखों में रत जगे थे, मगर कैसर शाह बिल्कुल ताज़ा दम था। इधर आओ, बैठो उस कुर्सी पर। उसे बैठने का इशारा किया तो किसी रोबोट की मानित बैठ गई। कैसर शाह उसके साथ बैठ गया। सकीना, इधर आओ। ज़ारा और कैसर शाह का नाश्ता लगा। बेटा, मैंने खास तुम्हारे लिए नाश्ते में सूजी बनाई है, हमारे यहाँ की बहुत खास डिश है। मुसरत बेगम मुस्कुरा कर कहने लगी, और चंदा, आज तुमने सादा लिबास पहन लिया। शादी के पहले दिन तो लड़कियां इतनी सच सवर कर रहती है। कैसर शाह, बेटा तुम इस मामले में बहुत चालू हो, तुम्हें ही कुछ ख्याल रखना चाहिए। उन्हें कैसर शाह को डांटा तो मुस्कुरा दिया। उसका मूड वाकई बहुत अच्छा था, और मसरत बेगम बस दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा कर रही थी। मोरे, ये काम आप औरतों के हैं, मैं तो इस मामले में नहीं बोलूंगा। और वैसे भी जरा सादगी में भी कमाल है, आपके पास ना बैठिए। वो एकदम कहका लगाया और ज़ारा उस बेहुदा मजाक पर खफत ज़्यादा सी हो गई। इंसान ने एक ही रात में उसकी अना को कुचल के रख दिया था। उसका एतमाद जाग की तरह बैठ गया था। वो सिर उठाकर देख भी नहीं पा रही थी। मसरत बेगम भी हंसने लगी। उन्हें शायद अपने बेटे का बेहुदा मजाक पसंद आया था। उनके लिए यही बहुत था कि वो खुश था। बोरे में जरा रिसेप्शन के इंतजाम देख लूं। मतीन को वहां उठने का बहाना मिल गया, इसलिए वो चला गया। अरे हाँ, ब्यूटिशियन तुम्हें घर पर तैयार करने आएगी। कल वाली कसर निकाल देंगे, सब लोग के मुंह बंद हो जाएंगे। और कैसर शाह, मैं अब तुम्हारी तरफ से कोई ऐसी हरकत या एडवेंचर बर्दाश्त नहीं करूंगी। कल भी तुमने नाक कटवा दी हमारी।
वो कैसर शाह से बोली तो वो कंधे हिचका गया, जैसे उसे फर्क न पड़ता हो। अच्छा डार्लिंग, आज तो रिसेप्शन है, इसलिए हमें प्राइवेसी नहीं मिलेगी, सो रात तक के लिए गुड बाय। उसके दोनों गाल चूमता वहां से उठ गया। बेशर्म कहेगा। जारा का नाश्ता जिसे हराम हो चुका था। जारा, तुम बहुत खुशकिस्मत हो मेरी बेटी। कैसर शाह तुमसे किस कदर मोहब्बत करता है, वरना शोहर तो आजकल परवाह ही नहीं करते बीवियों की। मगर कैसर तो तुम पर जान छिड़कता है माशाल्लाह, नजर ना लगे। और वो क्या बताती कि कैसर शाह की मोहब्बत ही का तो सारा मसला है। शायद वो मोहब्बत लफ्ज की तशरीह तक से नावाकिफ है। जिस जुनून को वो मोहब्बत का नाम दे रहा है, उसे जारा के कसबल निकाल दिए थे। वो दोनों रिसेप्शन पर वाकई चांद सूरज की जोड़ी लग रहे थे, सबकी नजरों का मरकज। क्या जरूरत है इतना गजब डालने की जारा जान? दिल चाह रहा है कि अभी तुम्हें बाहों में उठाकर सबसे दूर ले जाऊं। बहुत बुरा किया तुमने इतना खूबसूरत करके। उसके कान में सरकोशी कर गया और जारा का चेहरा खफत से सुर्ख पड़ गया, मगर वो खामोश रही। शायद अपना जब्त आजमाना चाहती थी। रात को उसके माँ बाप उसे घर के ले जाने के लिए आए। मसरत बेगम की इजाजत ले चुके थे, क्योंकि उनके यहाँ ये रस्म थी। जारा भी पुरसुकून थी कि कम से कम आज के दिन तो उस जल्लाद से जान छूटेगी। मगर जब वो उनके साथ जाने लगी तो कैसर शाह ने सबके सामने उसका हाथ थाम कर अपने साथ लगाया। क्या मतलब? किससे पूछ कर जा रही हो तुम? हाँ, सारी उम्र पेरेंट्स के साथ ही रही हो यार। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी खुद से जुदा नहीं करूंगा। और बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह जिद करने लगा। तो जारा के पेरेंट्स को सांप सूंघ गया। बेटा, मगर माशरे के भी तो कुछ तकाजे होते हैं ना। कल हम इसे बड़ी शान से वापस हवेली लाएंगे। एक ही रात की तो बात है बेटा। मसरत ने उस छोटे बच्चे को पुचकारा। नहीं मोरे, ये कैसर शाह की इजाजत के बगैर कहीं नहीं जाएगी, बस। वो एक झटके से उसे स्टेज से उतार कर ले जाने लगा और वो जैसे सारे जब्त खो चुकी थी। छोड़ दो मुझे, जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। उसके माँ बाप अलग से परेशान थे। मसरत बेगम ने बात संभालने की कोशिश की। दरअसल कैसर शाह जारा को एक लम्हे भी खुद से जुदा नहीं करना चाहता। आप तो खुश हो कि कितना प्यार करता है मेरा बेटा आपकी बेटी से। ऐसे शौहर तो नसीब वालों को ही मिलते हैं। आप परेशान ना हो। मगर बीजान, मेरी बेटी रो रही थी, आप प्लीज ऐसा ना करें। नगीना बेगम ने लजात से कहा। वो बस जरा जज्बाती हो रही है, आप लोग प्लीज परेशान ना हो। उसे गाड़ी में बिठाकर हवेली ले जाने लगा। तुम इंतहाई घटिया इंसान हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। गाड़ी रोको वरना मैं कूद जाऊंगी। शौक से कूदो, वो जैसे मजे से बोला। रेस ड्राइविंग कर रहा था। तुम क्यों हो ऐसे? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम्हारा? जान छोड़ो मेरी। वो रोते हुए चिल्ला रही थी। क्या मतलब? क्या खराबी है मुझ में? बहुत मोहब्बत करता हूँ तुमसे। तुम लड़कियां तो तरसती हो शोहर की संगत के लिए, वो हैरत से बोला था। और जारा बस उसे देख कर रह गई। उसे क्या समझाती कि वो जो मोहब्बत करता है वो किसी भी लड़की के काबिल कबूल नहीं। आज रात को इसके जुनून के जेर असर रही थी, जिसे वो मोहब्बत का नाम दे रहा था। सुबह तक वो भी पागल हो चुकी थी, मगर वो क्या करती? अब वापसी का कोई रास्ता ना था। अगर वापस जाने का सोचती तो अपने माँ बाप का चेहरा याद आ जाता, जो कहते थे कि जारा ससुराल में बहुत हिम्मत और सब्र से रहना पड़ता है, तलखियां सहना पड़ती है और जिंदगी आसान नहीं होती। और वाकई उसकी जिंदगी आसान ना थी। भाभी, आप इतनी खामोश क्यों रहती है? कुछ बोला करे ना। वतीन उसके पास लॉन में कुर्सी पर बैठ गया। वो इसके आने से पहले ही गुमसुम बैठी थी, पौधों और फूलों को देख रही थी। माली आज कांट छांट कर रहा था, वो भी वहीं बैठकर देखने लगी। वतीन ने उसे यूं गुमसुम देखा तो उसके पास चलाया। बस यूं ही। क्या बात करूं? उसे देखकर जबरदस्ती मुस्कुराई। भाई के बारे में सोच रही हैं? वो तो 2 दिन बाद वापस आएंगे, क्योंकि जमीनी मामला ज्यादातर वही देखते हैं, इसलिए उन्हें 2 दिन के लिए शहर जाना पड़ गया। और जारा से क्या बताती, इसीलिए तो वो सुकून से बैठी थी, वरना उसे बस अपनी नजरों के सामने ही रखता था। अपनी मर्जी से वो कहीं जा नहीं सकती थी। यूं जैसे उसे इनसिक्योरिटी हो कि कहीं चली ना जाए। उसने इस कदर जुनूनी इंसान अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। आज भी सुबह से वो 10 बार कॉल करके पूछ चुका था कि क्या कर रही हो, खाना खा लिया, मेरे बगैर क्या दिन गुजर रहा है। वो तंग आकर मोबाइल ही कमरे में रखाई थी। वतीन के सवाल पर वो मुस्कुराती। उसे क्या जवाब देती? क्या कैसे शायद शुरू से ऐसे हैं? मेरा मतलब है कि उसे जैसे लफ्ज अदा करते हुए हिचकिचाहट होने लगी। नहीं भाभी, वो पहले ऐसे नहीं थे। बहुत कंपोज, बहुत नरम और धीमे लहजे में बात करने वाले। बल्कि यूं कहें कि वो मेरे आइडियल थे। मैं उनके जैसा बनना चाहता था, मगर बाबा साहब की वफात ने उन्हें बहुत बदल दिया। इसके बाद वो वैसे ना रहे जैसे पहले थे। जुनून और गुस्सा भर गया उनमें। पाई को जिंदगी में जिन लोगों से शदीद नफरत थी, उसे छोड़कर चले गए तो इनसिक्योरिटी का शिकार हो गए। बाबा साई से उन्हें बहुत मोहब्बत थी। उनकी जान बसती थी बाबा में। उनका हर हुक्म मानना जिसे अपना फर्ज समझते थे। आपको शायद पता नहीं, मगर आपको एक हकीकत बताना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमारे घर का, हमारी फैमिली का एक हिस्सा हैं, इसलिए आपसे ये बात छुपाई नहीं जा सकती। सबको लगता है कि हमारे बाबा जान विलायत अली शाह इंतकाल कर गए, मगर ऐसा नहीं। वतीन की बात सुनकर जारा एकदम झटके से सीधी हुई। ये तो उसे वाकई अंदाजा नहीं था।
अगर वो जिंदा है तो फिर वो कहाँ है? उसने बेचैनी से पूछा। वो साईं को छोड़कर किसी दूसरी औरत के पहलू में जा बसे हैं। मैं तो तब बहुत छोटा था, मगर बाई 10 साल के थे। उस औरत के मेरे बाबा की जिंदगी में आने से मेरे बाबा साईं कैसर शाह के साथ बहुत ज्यादा अटैच जो थे। जो शायद यूं कह ले कि कैसर शाह बाबा के साथ साय की तरह चिपके रहते थे। मगर ना जाने उस औरत ने क्या किया। और उस औरत की शादी के बाद मेरे दादा ने उन्हें हमेशा के लिए आग कर दिया, क्योंकि वो बहुत ज्यादा आना वाले थे। और बाबा साईं को भी इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो उस औरत के इश्क में सरता पैर गिरफ्तार थे, क्योंकि मेरी माँ साईं के साथ उनकी शादी सिर्फ और सिर्फ दादा जान की मर्जी से थी। दादा जान ने अम्मा साईं को अपने पास ही रख लिया। सारी जायदाद हम दोनों भाइयों में तकसीम कर दी। और वलायत अली शाह हमेशा के लिए हर चीज से महरूम रह गया। मरे तो इनके गम से निकल आए किसी तरह, या शायद इन्होंने कभी इजहार ही नहीं किया। मगर भाई में ये सदमा दिल ले भी ले लिया था उन्होंने। वो बहुत ज्यादा जज्बाती किस्म के थे। शुरू से ही महरने ने बहुत संभालने की कोशिश की, मगर वो कभी भी चीखते चलाने लगते। मगर खुदा का शुक्र है कि बहुत अरसे बाद वो जिंदगी की तरफ वापस लौट आए। हम दोनों भाई शहर पढ़ाई करने चले गए थे, अपनी अपनी जिंदगियों में मगन हो गए। मगर भाई के अंदर इनसे इनसिक्योरिटी थी कि हर मोहब्बत करने वाला उनसे बिछड़ जाता है। हमारे बाबा के बाद वो हमसे मिलने की कोशिश की, मगर भाई ने मुझे सख्ती से मना कर दिया, क्योंकि वो हमेशा के लिए उन्हें छोड़ने का फैसला कर चुके थे। उनकी अना को ये गवारा नहीं था। मैं कॉलेज में उन्हें शर्मीन के साथ धुआंधार किस्म का इश्क हो गया। वो भी पहले पहले भाई के साथ काफी ज्यादा दोस्ताना ताल्लुक रखती थी, मगर भाई उसके लिए मोहब्बत के जज्बात जगने लगे। जब शर्मीन को पता चला कि भाई की मोहब्बत किस कदर जुनूनी टाइप है, तो भाई से बददिल होगी और उन्हें छोड़ने का फैसला कर लिया। मगर भाई उसके पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे। उन्हें लगता था कि बाबा की तरह शर्मीन को खो देंगे तो शायद मर जाएंगे, और उन्हें यही तरीका सोचा। वो जबरदस्ती अपनी मोहब्बत को अपने पास रखेंगे, मगर ऐसा ना हो सका। वो शर्मीन को हवेली ले आए तो एक रात अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो गई, और भाई ने रास्ते में उसे पकड़ लिया। उनके अंदर जैसे जुनून बढ़ गया, और बाबा का बदला भी शर्मीन से ले गए। मैं आपसे हकीकत नहीं छुपा सकता था। हमारे खानदान वाले ये बात आपसे छुपा लेंगे, क्योंकि हकीकत छुपाना आपके साथ ज्यादती होगी। मगर ये हकीकत है कि भाई के अंदर बहुत ज्यादा अंदर से डरे हुए हैं। शर्मीन के जाने के बाद तो वो और भी ज्यादा जुनूनी हो गए थे, किसी से संभाले नहीं संभलते थे। मैंने कई बार मोरे से कहा कि उनका इलाज करवाएं, उन्हें किसी थेरेपी की जरूरत है, मगर वो मेरी बात मानती ही नहीं। कहती है कि मेरा बेटा पागल नहीं। मैं भी भाई को पागल नहीं कहता, मगर वाकई में मैं खुद को यकीन दिलाने की जरूरत है कि मोहब्बत को जबरदस्ती नहीं छीना जा सकता। मोहब्बत में खुशबू की मानित होती है, जिसे कोई कैद नहीं कर सकता। ये बात इन्हें समझ आएगी तो वो ठीक हो जाएंगे। और ज़ारा अब मदीन की बातों पर जैसे पत्थर का मुजस्मा बन गई थी। कैसर शाह का जुनून और पागलपन एक तरफ, मगर क्या वो मासूम लोगों का कातिल भी था? उसका दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में निचोड़ दिया था। उसे वाकई अब कैसर शाह से खौफ महसूस होने लगा। वो जानती थी कि वो एक ऐसी कैद में आ चुकी है जिससे अगर इसने कभी छुटकारा पाने की कोशिश भी की तो इसके हाथों मारी जाएगी। या खुदा, ये मैं किस अजाब में पड़ गई। उसने दिल में सोचा। उसका दिल चाहा यहाँ से भाग जाए, किसी ऐसी जगह जहाँ कैसर शाह उसे ढूंढ ना सके। तो क्या वो इसलिए बार बार उसे कॉल करता है? उसे दूर नहीं जाता क्योंकि उसे लगता है कि उसे छोड़कर चली जाएगी। वो सारी रात सो ना पाई। उस रात उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई। वो बेहोश हो गई, शायद डिप्रेशन की वजह से। मोरे और मतीन उसे हॉस्पिटल ले गए। मतीन को अफसोस हुआ कि उसने सच्चाई बताकर ज़ारा की जिंदगी और ज्यादा मुश्किल में डाल दी। मगर डॉक्टर ने जो बात उन्हें बताई, उन्हें सुनकर मसरत बेगम खुशी से दमक उठी, क्योंकि वो दादी बनने वाली थी। और ज़ारा बस खाली खाली नजरों से उन्हें देख रही थी। क्या उसे वाकई खुश होना चाहिए? क्या एक कातिल के बच्चे को जन्म देना चाहिए? उसने बेख्तियार अपनी आंखें मीच ली। काश वो मर ही जाए। मतीन कहाँ मर गए? वो सबके सामने क्यों नहीं कॉल उठा रहा? मैं ही पागल हूँ क्या? उसे कॉल करके कि थक गई हूँ। जोया कहाँ है? मुझे बताओ जल्दी। मतीन ने जैसे ही फोन उठाया, कैसर की गर्जदार आवाज आई, रिलैक्स भाई रिलैक्स, भाभी हॉस्पिटल में, उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, इसलिए फोन घर पर ही छोड़ गया। मतीन ने वजाहत दी। तुम लोगों ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा? क्या हुआ उसे? हॉस्पिटल है, उसे जल्दी बताओ, मैं अभी आ रहा हूँ। मतीन ने हॉस्पिटल का पता बताकर फोन रख दिया, और ये खुशखबरी फोन पर नहीं सुना सकता था। कैसर शाह हॉस्पिटल के कॉरिडोर में भागता हुआ जा रहा था। 2 दिन उसने ज़ारा के बगैर कैसे गुजारे थे ये वही जानता था। वो जल्द अज जल्द उससे मिलना चाहता था, और जब वो उसके करीब आया तो वो शायद रो रही थी। मोरे का हाथ तस्वीर पकड़े प्यार से उसका सर सहला रही थी। अरे कैसर शाह, तुम आ गए? आओ आओ, बहुत मुबारक हो। उन्होंने खुशी से अपने बेटे को देखा तो हैरान हुआ कि क्या बात है। मोरे, मेरी बीवी बीमार होगी और अब मुझे खुशी होने का कह रही है। वो ज़ारा का हाथ थाम कर चूमने लगा। अरे बात ही ऐसी है,
तुम भी सुनोगे तो खुश हो जाओगे। जोया बिल्कुल गुमसुम लेटी थी। वो अपना हाथ चटकना चाहती थी, मगर कैसर शाह की गिरफ्त मजबूत थी। तुम बाप बनने वाले हो कैसर शाह। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। हमारी हवेली में रौनकें लगेंगी, चहकारियां और कलकारियां होंगी हर तरफ। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। मैं 2 नफल शुक्राने के अदा करके आती हूँ। जारा कमरे से निकल गई तो कैसर शाह बिल्कुल गंगसा उसे देख रहा था। जब जारा की नजर उनसे मिली तो उसे यूं महसूस हुआ जैसे कैसर शाह की आंखें नम हो। वो अलग पीछे जारा को देख रहा था, फिर बेख्तियार उसने जारा का माथा चूम लिया। जारा, मैं इस काबिल नहीं था जिस काबिल तुमने मुझे बना दिया। ये एक ऐसी खबर है कि मैं सह नहीं पा रहा। समझ नहीं आ रहा कि खुश होना चाहिए कि रोना चाहिए। वो बेबसी से मुस्कुराता हुआ बोला तो जारा ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। तुम सच कह रहे हो कैसर शाह? क्योंकि मुझे इस खबर ने कोई खुशी नहीं दी, क्योंकि मैं जान गई हूँ कि मेरी कोख में पलने वाला बच्चा एक कातिल का है। जोया की बात ने कैसर शाह के हाथ सर्द कर दिए। उसकी गिरफ्त ढीली पड़ गई और उसे ठंडे पसीने आने लगे। कि किसने बताया तुम्हें जोया? वो उसकी जानिब देखता खौफ से बोला, कत्ल छुपाए नहीं छुपता कैसर शाह। मुझे कितना ही ना बताते तुम, मैं जान जाती। काश मैं इस बच्चे को और खुद को खत्म कर सकती। वो बेबसी से हिचकियां लेती रोने लगी और कैसर शाह उसे बेबसी से देखने लगा। काश वो वक्त को वापस ला सकता तो आज इतना बेसुकून ना होता। वो मरे मरे कदमों से वापस पलट गया। कैसर शाह, तुम्हें जारा का हर पल ख्याल रखना है। वैसे तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम उसके सर पर हर वक्त सवार रहते हो, मगर फिर भी इस हालत में औरत काफी ज्यादा जज्बाती और पेचीदा हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि तुम इसे स्पेस दो। मेरे बच्चे, ये बहुत बड़ी खुशी है। मसरत बेगम कैसर शाह का चेहरा अपने हाथों में पकड़ से चूमती कमरे से निकल गई। जोया बेड पर सोई लेटी थी। उसे काफी ज्यादा नकाहत का एहसास हो रहा था। दिल बहुत ज्यादा बेचैन था, मगर अपनी किस्मत बदलने का इख्तियार उसके हाथ में नहीं था। कैसर शाह कदम कदम चलता उसके करीब आया और उसके पैर में बैठा। तुम जानते नहीं ज़ारा कि मैंने अपनी जिंदगी में जिससे भी मोहब्बत की वो मुझसे बिछड़ गया। मैं बहुत छोटा था जब मेरा बाप मेरा आइडियल था, मुझे छोड़ किसी दूसरी औरत के पास चला गया। और तब से मुझे लगता है कि मैं जिससे भी मोहब्बत करूंगा वो मुझसे दूर चला जाएगा। इसलिए शायद मैंने दूसरा तरीका अपनाया, अपनी मोहब्बत को जबरदस्ती अपने पास रखने का। शर्मीन के साथ भी मैंने कुछ ऐसा ही किया था। मैं तब नहीं समझ पाया था, मगर अब समझने लगा हूँ। उस खबर ने मुझे अंदर से बाहर बदल दिया है। मैं बहुत ज्यादा पछतावे का शिकार हूँ कि मेरा बच्चा एक कातिल का बच्चा होगा। मेरा दिल बहुत भारी हो रहा है, शायद तुमसे भी ज्यादा। शर्मीन के जाने के बाद मैं कभी भी सुकून से नहीं रह पाया। मुझे हर चीज से खौफ महसूस होने लगा। शायद मैं खुदकुशी ही कर लेता अगर तुम मुझे न मिलती। तो मैं तुम्हें हर हाल में पाना चाहता था, क्योंकि तुम मुझे बका का वाहिद जरिया थी। मगर मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की। तुम जितना भी मुझसे दूर भागने की कोशिश करती हो, कतराने की कोशिश करती हो, मैं उतना ही ज्यादा तुम्हारे करीब आने लगता हूँ। मैं तुम्हें किसी कीमत पर खोना नहीं चाहता, मगर शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं। शायद मतीन ठीक कहता है कि मुझे वाकई इलाज की जरूरत है। मुझे अपने आप को, अपने जुनून को ठंडा करने की जरूरत है। और मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक मैं तुम्हारे और इस बच्चे के काबिल नहीं बनूंगा, वापस नहीं आऊंगा। तुम बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ और सो जाओ। वो ये कहकर उठकर कमरे से चला गया और जाया हैरान सी से जाता देखती रही। उसे पुकार ही ना सकी और वो वाकई चला गया। पहले पहले तो जारा को यकीन नहीं आता था कैसर शायद ही आसानी से चला जाएगा, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसे यकीन आने लगा कि वो उसके पास नहीं है। जब एक बीवी को अपने शौहर की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, उसका दिल जैसे खाली हो गया। इस हकीकत के बावजूद कि कैसर शाह इसका और कई मासूम लोगों का मुजरिम था, मगर फिर भी न जाने उसका दिल उसी के लिए धड़कने लगा था। दिल इस दलील को मानता ही नहीं था कि कौन सा इंसान अच्छा है या कौन सा बुरा। मोहब्बत के पैमाने पर वो पूरा उतरता है और कौन नहीं उतरता। दिल की तो बस अपनी ही मुंतक होती है। और जारा हैरान थी। उसका 9 महीना शुरू हो चुका था। मसरत बेगम और मतीन उसका हर लिहाज से बहुत ख्याल रखते, बहुत तसल्लियां देते कि कैसर अमेरिका गया वो जल्द लौट आएगा। जमीनों का काम अब मतीन संभालता था और कैसर शाह शायद अपनी खोई हुई जात को वापस लाने की कोशिश में उसे छोड़कर चला गया। रात के वक्त खाली बिस्तर उसका मुंह चढ़ा रहा था। वो नाजाते हुए मिस करने लगी। उसकी मोहब्बत, उसका पागलपन, उसका वालहानापन उसे रात की तन्हाई में तड़पाने लगता। उसे एक बार भी जारा को कॉल नहीं की थी। मसरत बेगम से अक्सर उसकी बात होती थी और वो जारा को बताती भी थी। वो अमेरिका की एक बहुत ही काबिल साइकोलॉजिस्ट से सेशन ले रहा था। मतीन की इस डॉक्टर के साथ बहुत बात होती थी और वो मतीन को तसल्ली देता था कि कैसर शाह पहले से बहुत बेहतर हो चुका है। उसका जुनून बहुत हद तक कम हो चुका है। जारा को तो जैसे यकीन ही नहीं आता था कि ऐसा हो भी सकता है। अब फिर अचानक एक रात उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी।
درद इतना था कि बर्दाश्त से बाहर था। आंसू उसकी आंखों से जारी थे। वो बार बार कैसर शाह को पुकार रही थी, जो उसे छोड़कर चला गया। इस हालत में मतीन और मसरत बेगम उसे हॉस्पिटल ले गए। उसकी हालत काफी क्रिटिकल थी। ब्लड प्रेशर शूट कर गया था। वो फौरन ऑपरेट करना जरूरी था। मसरत और मतीन बहुत ज्यादा परेशान थे। मोरे, हमें भाई को इत्तला कर देनी चाहिए। नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? वो अमेरिका में है, कैसे आ सकता है? जहाँ उसने जैसे कसम खा लिया ना आने की। मसरत बेगम ने नाराजगी से कहा कि अचानक कॉरिडोर से कोई चलता आ रहा था। वो शायद सरप्राइज देने के चक्कर में था। जब हवेली पहुंचा तो उसे ये खबर मिली कि ज़ारा की तबीयत बिगड़ गई है, इसलिए वो फौरन हॉस्पिटल आया। और मसरत और मतीन तो उसे पहचान ही ना पाए थे। क्या ये भी कैसर शाह है? मोरे, अब परेशान ना हो। ज़ारा बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब मैं आ गया हूँ, उसे कुछ नहीं होने दूंगा। वो मोरे को गले लगाता तसल्ली देने लगा, मगर उसका अपना दिल जैसे सूली पर अटका था। ये 1 साल उसने किस तरह सब्र किया था वही जानता था। हर पल उसकी याद तड़पाती थी, मगर वो डीप बना रहा। उसे एक बेहतर इंसान बनकर वापस लौटना था, अपनी मनचाही बीवी के लिए और एक अनचाहे बच्चे के लिए जिससे वो शर्मिंदा था। अचानक डॉक्टर एक बच्चा उठाकर बाहर निकली तो मसरत बेगम ने उसे थाम लिया। अरे मेरा शहजादा बिल्कुल बाप जैसा है। और कैसर शाह कपकपाते हाथों से उसे पकड़कर अपने साथ लगा गया। उसकी आंखों से आंसू उबल उबल कर निकल रहे थे। जब्त के बंधन टूट रहे थे। आज उसे एहसास हुआ कि हकीकी मोहब्बत की पहचान क्या होती है। वो मोहब्बत जिसमें ठहराव होता है, बिल्कुल बहते झरने जैसी। वो छोटे अल्तमिश शाह को अपनी गोद में लिए देख रही थी। उसके चेहरे पर उंगलियां फेरते उसे लगा जैसे वो कैसर शाह का चेहरा हो। एक लम्हे को उसकी उंगलियां साखत हुई। वो दुश्मन जान वापस आकर भी उससे नहीं मिला था। न जाने कौन सी चीज उसे ज़ारा के करीब नहीं आने दे रही थी। अचानक कमरे का दरवाजा खुला। ज़ारा का दिल जोर से धड़का, मगर वो नजर ना उठा पाई। उसे देखती तो शायद जब्त खो देती। वो कदम कदम चलता उसके करीब आया, बच्चे को गोद में आहिस्ता से उठाया और सीने से लगाया। जाने कैसर शाह, तुम्हें बहुत मिस किया मैंने। जाने वो अल्तमिश से मुखातिब था या ज़ारा से। वो मुंह बुसोड़े नाराज सी बैठी रही। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि ये 1 साल में तुम्हारे बगैर कैसे जिया। वो देख अल्तमिश को रहा था, मगर इशारा नजर सामने बैठी उसके दिल में उतरती अपनी महबूबा बीवी की तरफ थी, जिसके लिए उसने खुद को बदल दिया था। काश तुम मेरी जिंदगी में तब आ जाती, जब एक मुकम्मल इंसान था। मेरे अंदर जुनून की जगह ठहराव था, तो शायद मुझे इतना अरसा तुमसे दूर न जाना पड़ता। वो अल्तमिश को नरमी से बेड पर लेटाया, अब डायरेक्ट उससे मुखातिब था, जो अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। आंसुओं का सैलाब पलकों की दहलीज पर था, बस बंद टूटने वाला था। उसने प्यार से उसकी ठोड़ी के नीचे अपना हाथ रखा और उसका चेहरा ऊपर उठाया, जैसे रोज वो अपनी आंखों में बढ़कर सोता था। मेरी जुदाई में तो और भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। तो शरारत से शिकवा किया तो ज़ारा उसका हाथ झटक कर पीछे हटी। आराम से, इस हालत में तुम मुझसे लड़ नहीं सकती, ना मजामत कर सकती हो। उसके पहलू में बैठा। अब क्या लेने आए हो? उधर ही रहते हैं अमेरिका में। तुम्हारे बगैर मैं बहुत खुश हूँ। और अपनी नाक रगड़ कर बोली, मैं तो बस तुम्हें एक नजर देखने आया था, वापस तुम्हें कल ही चला जाऊंगा। उसे छेड़ते हो बोला, क्या? दफा हो जाओ अभी के अभी, निकलो यहाँ से। सारा का जैसे सदमे से दिल बैठ गया। क्या वो जाने के लिए आया था? दिल को जैसे कुछ हुआ था। इस बार जाओ तो जाने से पहले मुझे मार कर जाना। जिंदा रहूंगी तो शायद तुम्हारी जुदाई में पल पल में मरूंगी। वो अपना जब्त खो चुकी थी, इसलिए अपना दिल खोलकर उसके सामने रख दिया। कैसर शाह चंद पल लब नीचे उसे देखता रहा। फिर बेख्तियार उसने ज़ारा का चेहरा थाम कर उसे आंसू से तर चेहरा चूम लिया। यही तो सुनना चाहता था मैं, मेरी जान। अगर तुम मुझसे खुद से रोक लो, जाने मत दो, क्योंकि तुम जब पल पल मुझे मरना कहती हो ना, और मैं मर कभी देख चुका हूँ। तुम्हारे बगैर बस सांस चलती है, जिंदा नहीं था मैं। मगर मैं तुम्हारे पास एक बेहतरीन इंसान बनकर लौटना चाहता था। मैं नहीं जानता अब तुम्हारी उम्मीदों पर पूरा उतरूंगा या नहीं, मगर तुम पर कभी अपना आप मुसल्लित नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो जया। वो इसका आंसू से तर चेहरा चूमते हुए बोला। तो ज़ारा ने बेख्तियार से सीने में पना ली। बहुत बुरे हो तो कैसर शाह। मगर उसका दिल सबसे ज्यादा मसला ये है था कि उसे बुरे इंसान अपने अंदर बसा लेने की आदत पड़ गई थी। उनके बगैर धड़कना भूल गया था। वो हिचकियों के दरमियान रोते अपने दिल के सारे भेद उस पर खोल गई थी। और कैसर शाह भी रब का शुक्र गुजार था, जिसने उसे बहुत अरसे बाद सुकून दिया। उसकी शरीक हयात की सूरत में बेशक जो सिद्के दिल से खुदा के सामने रुजू करके अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं, उन्हें माफी मिलती है या नहीं, मगर सुकून जरूर मिल जाता है। और कैसर शाह के जुनून को अब तस्कीन मिल चुकी थी। वो मोहब्बत को सही ढंग से समझने लग गया था। मोहब्बत खुशबू की मानित होती है, जिसे कैद नहीं किया जा सकता।